हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ चल रही है। जनरल, सब्सिडी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, ऐसे करते हुए करीबन हमने 10 टॉपिक कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं फाइनल अकाउंट पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अगले वीडियो में आप देखेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में कौन सा खाता नहीं बनाया जाता, यानी जो सिंगल ओनर होते हैं जिनको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, वो कौन सा खाता नहीं बनाते? निर्माण खाता, व्यापार खाता, लाभानी खाता या लाभानी नियोजन खाता। इंग्लिश में पढ़े तो ज़्यादा इजी रहता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है सरप्राइजिंगली, पर जो जो भी संस्थाएं निर्माण में लगी हुई होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो हर कोई बनाता है, पी एंड एल अकाउंट भी हर कोई बनाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोल ट्रेडर नहीं बनाता। रीज़न, ये खाता बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एकाकी व्यापारी न प्रॉफिट न लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए वैसे ट्रेडिंग पी एंड एल ही बहुत है, और अगर वो निर्माण में लगा हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग खाते के डीआर साइड पे दिखाया जाता है। सच बात है। यह किस लेखांकन सिद्धांत पे आधारित है, मतलब ये किस कॉन्सेप्ट से होता है? तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाला टॉपिक बताया था उसमें बताया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं। तो मिलान अवधारणा इसका आंसर है। मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 80 यूनिट को परचेज करें और हम इस साल 100 यूनिट को बेच दें? आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 80 यूनिट को परचेज करें और 100 यूनिट को बेचें? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर आपके पास पहले से ही स्टॉक हो तो ऐसा हो सकता है। तो ये बात तो आपको गले उतर जाएगी। अब अगर कोई व्यापारी केवल परचेज के अमाउंट और सेल के अमाउंट से गैप निकाल के प्रॉफिट निकाल दे तो वो गलत हो जाएगा। गलत कैसे, वो साबित करता हूँ। इसने 70 के रेट पे माल खरीदा है और 80 के दाम पे बेचा है, यानी इसने 10 रुपये कमाया है। और अगर इसने 100 यूनिट बेची हो तो 100 यूनिट पे इसकी जो कमाई है वो 1000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस अकाउंट के गैप को देखेंगे तो आपको प्रॉफिट करीबन 2400 रुपये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन दैट। उसके रीज़न ये है कि आपको ओपनिंग स्टॉक को लिखना पड़ेगा। अगर आपने इनकम 100 यूनिट की दिखाई है, रेवेन्यू में 100 यूनिट का रेवेन्यू दिखाया है, तो आपको खर्चे में भी कम से कम 100 यूनिट का खर्चा दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिखाना ज़रूरी है। और मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन को इजी करने के लिए कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 20 ही यूनिट थे और वो 70 रुपये रेट वाले ही थे। जब आप ये ओपनिंग स्टॉक को लिख लेते हो तब यहाँ पाते हो कि यहाँ 7000 आ रहा है, यहाँ 8000 आ रहा है और प्रॉफिट हमारा 1000 आ रहा है, जो सही है। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक को दिखाना बनता है, और ऐसा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, मिलान अवधारणा की वजह से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, व्यापार खाते का निर्माण क्या जानने के लिए किया जाता है? ये जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो वो क्यों बनाते हो? तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है। हमें पता है कि सबसे पहले जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से पी एंड एल शुरू होता है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हर चीज़ को बनाने का एक मकसद है, पर्पज़ है। ट्रेडिंग खाते की मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट या कभी कभी ग्रॉस लॉस की जानकारी करना चाहते हैं। तो इसमें से सी बिल्कुल सही है। ये बात सच है कि ट्रेडिंग खाता बना के आप COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालना हमारा मेन मकसद नहीं होता। हम COGS निकाले बगैर भी GP निकाल सकते हैं ट्रेडिंग खाता कंप्लीटली बनाकर। तो सी इसका सही और ज़्यादा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे ट्रेडिंग अकाउंट में दर्ज नहीं किया जाता? आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग पे होने वाले खर्चे ये ट्रेडिंग में जाते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग पे होने वाले खर्चे ट्रेडिंग पे जाते हैं। फ्रेट आउटवर्ड ये नहीं जाता, फ्रेट इनवर्ड ये ट्रेडिंग में जाता है, और फ्यूल गैस एंड पावर ये ट्रेडिंग में जाता है। आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग में क्या आएगा। हर वो चीज़ जो माल को खरीदने से संबंधित है, और हर वो खर्चा जो माल के प्रोडक्शन से संबंधित है। अगर हम माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे तो माल को बनाने पे जो भी खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल गैस एंड वाटर पावर, ये खर्चा माल को बनाने पे होता है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे भी फिर ट्रेडिंग में जाएंगे। अच्छा, भाड़ा दो तरह का होता है, माल के आने पे भी लगता है और माल बेचने पे भी लगता है। अगर माल के बेचने पे भाड़ा लगा है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड, एंड उसको फिर हम सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो जो सेलिंग से संबंधित खर्चे होते हैं वो पी एंड एल में जाते हैं। तो ये जो था ना फ्रेट आउटवर्ड, ये पी एंड एल का आइटम है। मुझे जस्ट ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग का नहीं है। मैंने अब अच्छे से पहचान लिया कि ये वाला खर्चा ट्रेडिंग का नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2024 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, 2025 का परचेज दे रखा है, 2025 का सेल दे रखा है, 2025 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। मैंने कहा भाई तुझे चाहिए क्या? ही सेड मुझे बेचे गए माल की लागत चाहिए। बेचे गए माल की लागत का मतलब होता है भाई जो आपने माल बेचा वो 7.5 लाख रुपए में बेचा, ये जानना चाहता है वो माल था कितने का। तो आप ये देखो, आप पहले देखो कि आपका पुराना माल कितने का था,
प्लस आप देखो आपने इस साल परचेज कितना किया और उसमें से आप माइनस करो जो आपका बच गया। यानी अगर मैं 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 2025 के शुरू में माल कितने का था, तो मेरे पास शुरू शुरू में 50,000 का माल था, क्योंकि जो 2024 का एंड होता है वो 2025 का बिगिनिंग होता है, तो मेरे पास 50,000 का माल तो पहले का था। फिर 2.5 लाख रुपए का माल, 2.5 लाख का माल मैंने परचेज किया, तो ऑल टुगेदर मेरे पास 3 लाख का माल हो गया। और उसमें से 40,000 का माल, 40,000 का माल बच गया, अनसोल्ड रह गया। तो 2,60,000 रुपए जो माल हमने 7.5 लाख में बेचा है वो माल 2,60,000 रुपए का था। इन दोनों का जो गैप है वो हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो माल हमने बेचा उसकी लागत कितनी है, 260,000, ये इसका फॉर्मूला है। और मैं एक बार फिर लिख दूँ, COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एक फॉर्मूला है। और आप इसकी मदद से 4 फॉर्मूले बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला चाहिए तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं, COGS, परचेज को आप इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से ओपनिंग स्टॉक को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह चीज़ों को घुमा फिरा के आप परचेज या क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी निकाल सकते हैं। 2,60,000, आप मुझसे कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में फिर 7.5 लाख तो कहीं काम में नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन की हर लिखी हुई बात हमारे लिए रेलेवेंट हो, काम की हो, है ना। तो इस बात के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यय है। तो देखिए खर्चे 2 तरह के हैं, एक है डायरेक्ट वाले खर्चे जिनका माल के आने से या जिनका माल के प्रोडक्शन से रिलेशन होता है, और ये खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं। और वो खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड हों, सेल्स से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और वो सारे खर्चे आपके P&L में जाते हैं। आपके पास इसने हमसे डायरेक्ट खर्चा पूछा है, तो आवक भाड़ा, फ्रेट इनवर्ड, ये डायरेक्ट खर्चा है। फ्रेट आउटवर्ड ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। सैलरी एंड वेजेस ये भी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनफैक्ट ये इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। और रेंट एंड रेट्स ये भी इनडायरेक्ट है। तो इसने हमसे क्या पूछा, कौन सा डायरेक्ट है। तो फर्स्ट वन, माल को खरीदते समय जो भाड़ा लगता है जिसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं या फ्रेट ऑन परचेज बोल सकते हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा नहीं है, ठीक है। तो जो रेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। सैलरी एंड वेजेस में सैलरी आगे आ गया ना, तो सैलरी पे वेटेज ज़्यादा है, तो ये वाला खर्चा भी इनडायरेक्ट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट है क्योंकि टेलीफोन ऑफिस में काम आता है। एक्साइज ड्यूटी, जब जब हम माल का प्रोडक्शन करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। हालांकि जीएसटी आने के बाद बहुत हद तक खर्च ये जीएसटी में ही चला गया है, पर अभी भी कुछ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसको उत्पाद शुल्क बोलते हैं। खास करके लिकर वगैरह, शराब वगैरह बनती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इसका संबंध उत्पादन से है, तो ये खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। इसने हमसे वैसे ये पूछा कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट नहीं है या इन अदर वर्ड डायरेक्ट है, तो ये वाला खर्चा ए से लेके सी तक के खर्चे इनडायरेक्ट थे, ये वाला खर्चा डायरेक्ट है। तो आप बातों को समझ पा रहे हैं, है नहीं है, ऐसे वो शब्दों को घुमा देता है, ठीक है। डी आंसर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यावसायिक संगठन यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापार और लाभ हानि खाते के साथ ही निर्माण खाता भी बनाता है, ओके, तो प्लांट और मशीन का मूल्यह्रास कहाँ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली हमें डेप्रीसिएशन पूछेगा ना तो हम P&L में लिखेंगे, लेकिन अगर ये कह रहा है कि डेप्रीसिएशन जो है वो प्लांट पे लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट हमारे उत्पादन में काम आता है। और ये भी कह रहा है कि हम ट्रेडिंग खाता बनाते हैं, P&L खाता बनाते हैं, साथ ही साथ हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे इसमें जाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत कॉस्टिंग पढ़ रखी हो
तो आपको पता होगा कि कॉस्टिंग के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो होता है उसे फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है। तो फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएंगे। तो मैंने ये रूटीन बताया और कि रूटीन डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है, बट जिस तरह का इन्होंने केस क्रिएट कर दिया उस तरह से डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्माणी खाते का शेष दर्शाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर एग्जांपल इधर ओपनिंग स्टॉक होता है, इधर परचेज होता है, इधर सेल्स होता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक होता है, एंड में इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसी तरह क्या होता है कि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है तो आपके डीआर में खर्चे होते जाते हैं। आप जैसे जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे, जो आप लेबर को पेमेंट दोगे, जो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, ये सब। अच्छा, थोड़ा बहुत आपने मान लो स्क्रैप सेल कर दिया, सपोज करो इधर 6 लाख रुपए है और ये 5 का गैप काट के 595 आया, तो ये 595 क्या है, मतलब 6 लाख रुपए आपने प्रोडक्शन पे लगाया, तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं बस बताना ही चाहता था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा तो क्या बताएगा, ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताएगा, और उसके बाद ये इस अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि या तो क्या होता है, या तो हम परचेज़ करते हैं, और परचेज़ नहीं करते तो हम प्रोडक्शन करते हैं। कोई कोई व्यापारी दोनों काम करते हैं कि कुछ माल वो बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ माल वो परचेज करते हैं। कहने का मतलब है ये खाता आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को बताता है, तो उत्पादित माल की लागत को बताता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, ए आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सूचनाओं के आधार पे ओपनिंग स्टॉक के मूल्य की गणना कीजिए। परचेज दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। दो तरीके हो सकते हैं, फॉर्मूला एक तरीका हो सकता है या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना एक दूसरा तरीका हो सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेज लिखना है, यहाँ पे जो माल आप बेचोगे उसे सेल्स कहेंगे, जो माल बच जाएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जनरली सेलिंग प्राइस हाई होता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिसे हम अपोजिट में दिखाते हैं, फिगर्स भरने की कोशिश करते हैं। परचेज का फिगर है 1,60,000 रुपये। उसके बाद सीओजीएस, सीओजीएस डायरेक्ट आपको इसमें नहीं दिखाई देगी, होल्ड पे रखो इसको। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 120,000 का माल 40,000 का प्रॉफिट लेकर इन्होंने बेचा है। 120 का माल इन्होंने 40,000 का प्रॉफिट लेकर बेचा है, मतलब इनकी जो सेल्स की अमाउंट है वो 160,000 है। तो इन्होंने 1,60,000 की सेल की है, ये 1,60,000 की सेल इन लोगों ने की है, और जो इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपका इस साइड का जोड़ हो गया 2,40,000 रुपये, इस साइड का जोड़ 2 लाख तो दिख ही रहा है। 40,000 का ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। आपको लगे सर ये तरीका बकवास है, घटिया है, तो कोई बात नहीं, आप सीओजीएस का फॉर्मूला लगा लो। आप ये फॉर्मूला लिख दो, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से आप वैल्यूज़ को फिल करते जाओगे तो भी आपका 40,000 आ जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। अपने को तो आंसर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, तरीका चाहे कोई भी हो। ठीक है। नेक्स्ट, डूबत ऋण की वसूली को क्या किया जाएगा। पहला ऑप्शन है डूबत ऋण वसूली खाते में जमा किया जाएगा, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में दर्ज किया जाएगा, देने वाले के खाते में जमा किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जब हमारा डूबा हुआ पैसा मिलता है तो हमारे पास कैश आएगा। सपोज करो एक रवि नाम का आदमी था, हमारे पैसे खा गया था, अभी हमें 15,000 वापस मिला, तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपको 15,000 रुपये की एंट्री एक तो ये करनी है। उसके पश्चात आपको एक एंट्री ये भी करनी पड़ेगी, बैड डेट्स
रिकवर्ड टू पी एंड एल। तो प्राइमा फेसी यानी पहली बार में ये पैसा बैड डेट्स रिकवर अकाउंट में जाएगा, उसके पश्चात ये 15,000 रुपये पी एंड एल में जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और चूंकि ए व बी दोनों दे रखे हैं तो ये भी सही है। अब बच्चे के दिमाग में कौतूहल होगा कि सर रवि से पैसे मिले ना, तो रवि के खाते में नहीं जाएंगे। रवि के खाते में नहीं जाएंगे क्योंकि रवि का खाता हम क्लोज कर चुके हैं। जब हमने बैड डेट्स मान लिया, जब हम पैसा डूब गया है ऐसा मान लेते हैं, तो हम ग्राहक का खाता क्लोज कर देते हैं। अगर अब उस ग्राहक से हमें मिल भी गया तो उस ग्राहक के खाते में जमा नहीं होगा। अब ये पैसा बैड डेट्स रिकवर में जमा होगा और अल्टीमेटली इसे इनकम माना जाएगा और पी एंड एल में बुक किया जाएगा। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अदत्त मजदूरी जो कि ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है, इस पे वैसे मैंने पूरा एक फुल वीडियो अलग से बनाया है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसे ज़रूर देखना। फिर भी वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो देखो दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ दिखाई दे कि सर यहाँ का मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर घूम रहा है ना ये अपराधी, तो बहुत ख़तरनाक है ये। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस का आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये खतरनाक तो है पर ये उतना खतरनाक नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो इट्स सिंपली अ लायबिलिटी, आपको इसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वेजेस देनी बाकी है, सो इट्स अ लायबिलिटी। तो कहता है कि अदत्त मजदूरी अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रही है तो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, और बैलेंस शीट में भी मैं क्लियर कर दूं लायबिलिटी साइड में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट दिया गया है परचेज के आगे नेट लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि परचेज में से अगर परचेज रिटर्न को हटा दिया जाए तो नेट परचेज आता है। तो याद रखिएगा इन लोगों ने नेट परचेज दे रखा है। आवक वापसी यानी सेल्स रिटर्न, जावक वापसी यानी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में माल जाता है, सेल्स रिटर्न में माल आता है। सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, COGS पूछा है। तो अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, तो सिंपल जी समझो, हमने इस क्वेश्चन में 1.5 लाख का माल बेचा और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने 20,000 कमाया। मैं किसी को, मेरे दोस्त को बता रहा हूँ कि यार इस बार मैंने 1.5 लाख की सेल की और 20,000 रुपये मैंने कमाया, तो वो समझ जाएगा ना कि कॉस्ट कितनी होगी। आप भी समझ गए कि मेरी कॉस्ट 1,30,000 रुपये होगी। कि भाई सर फिर ये बाकी रामायण का क्या करना, कुछ नहीं करना। इसने सेल्स दे दी है ना। अच्छा, मैं इस सेल्स का मतलब है ना नेट सेल्स ही समझ रहा हूँ। तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा के आपका COGS आ जाएगा, 130,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 120,000 सेल्स में से। अच्छा ओके, इन्होंने एक अजम्पशन लिया है, मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना तो शुद्ध लिखा हुआ है ना सकल लिखा हुआ है। इन्होंने ऐसा अजम्पशन लिया है कि हमने 1.5 लाख का माल बेचा, 1.5 लाख का माल बेचा, उसमें से 10,000 का माल वापस आ गया। इसका मतलब नेट हमने 140 का सेल किया। मैंने मेरे दोस्त को बताया कि नेट कट कुटा के मेरा 140,000 का सेल हुआ, और मैंने उसको ये भी बताया कि 20,000 रुपया मैंने कमा लिया है, तो इतने रुपए का कॉस्ट रहा होगा। तो ठीक है, आई अग्री। ये केवल मानने का फ़र्क है कि मैं उसको क्या मान रहा था। क्वेश्चन में इस पे तो साफ लिखा है, इस पे साफ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी इस सेल में से आपको सेल्स रिटर्न हटा के कंपेयर करना पड़ेगा। नेट सेल पे जो कमाया प्रॉफिट एलिमेंट हटा दोगे तो आपका कॉस्ट एलिमेंट आ जाएगा, 120,000 हो जाएगा। ठीक है, आई अग्री, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, बेचे गए माल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। आपको 4 इक्वेशन दे रखे हैं, आपको सही इक्वेशन बताना है COGS के बारे में। हमने कितना माल बेचा, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, जो हमने परचेज किया वो लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो भी लेते हैं, और उसमें से फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है तो बाकी चीज़ें देख लेते हैं।
ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ये बिल्कुल सही है। और ये वाला गलत दे रखा है, तो बस मेरे को तो सही पहचानना था तो पहचान लिया मैंने, तो फर्स्ट वाला सही है, बाकी अब मैं नहीं देख रहा है ना, आप देख लेना। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संपत्ति का उदाहरण नहीं है। कृत्रिम संपत्ति यानी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो बुक्स में है पर उसकी कोई असली वैल्यू नहीं है। तो ओपनिंग एक्सपेंडिचर, इंग्लिश थोड़ी गलत है, इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपकी आपके बैलेंस शीट में अगर आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं असेट साइड में, तो ये एक कृत्रिम यानी झूठ मूठ की संपत्ति है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये अगर आपको असेट साइड में दिखाई दे रहा है तो ये भी लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक कृत्रिम संपत्ति है। अंडरराइटिंग कमीशन के साथ भी यही है, ये भी एक। और गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आती है। एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, फिक्स्ड असेट होता है हाँ, करंट एसेट्स होता है हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स होता है हाँ, ये सब वैल्यूएबल एसेट्स हैं, इनकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन जो फिक्टिशियस हैं उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। अब आप मुझसे कह सकते हैं तो फिर ये बैलेंस शीट में कर ही कह रहे हैं। तो जैसे सपोज़ करो हमने शेयर इशू किए और हमने 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, उसमें से हमने इस साल P&L में 1 लाख रुपए लिखा। 5 लाख का लॉस हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका बेनिफिट अपने को 5 साल मिलना है। तो बाकी का जो 4 लाख रुपए का लॉस है वो हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, उसे हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो बैलेंस शीट में 4 लाख दिख भी रहा है तो एक यूज़र को आपको पता होना चाहिए कि ये दिख रहा है पर ये वास्तविक संपत्ति नहीं है, झूठा बुलबुला है जो दिखाई दे रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये 4 लाख रुपए फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति है ना, या काल्पनिक संपत्ति कहलाएगा। तो गुडविल इज़ नॉट दैट, गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल में वैल्यू होती है ना। जब ठीक है कोई व्यापार की रेपुटेशन बहुत डाउन हो तो एक अलग बात है, वरना गुडविल की रीसेल वैल्यू होती है, बाज़ार में मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहेगा। चलिए 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक चालू संपत्ति नहीं है। तो बी आर जो होती है वो करंट एसेट्स है, डेटर जो होता है वो भी करंट एसेट्स है, स्टॉक जो है वो भी करंट एसेट्स है। हालांकि ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो यार सीखेंगे इस बात को कि स्टॉक करंट एसेट्स में आता है पर लिक्विड एसेट्स में नहीं आता। और फर्नीचर, फर्नीचर तो फिक्स एसेट्स है, ठीक है। तो इसने तो हमसे पूछा था कौन करंट एसेट नहीं है, तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। क्या क्राइटेरिया होता है, जो चीज़ें जल्दी से कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे बी आर है, जल्दी ही कैश आ जाएगा, बी आर चला जाएगा, या हम बी आर को डिस्काउंट करा लेंगे तो बैंक बैलेंस ऊपर चला जाएगा, बी आर वैल्यू कम चला जाएगा। डेटर से भी कलेक्शन हो जाएगा तो डेटर्स नहीं रहेंगे। स्टॉक को भी हम बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फर्नीचर अपन बेचने के इरादे से नहीं लाते, तो इनका शेष बहुत तेज़ी से बदलता है, मिनट दर मिनट बदलता है। फर्नीचर के साथ ऐसा नहीं है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है जो व्यापार में यूज़ करने के लिए खरीदी जाती है। नेक्स्ट है, चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है, मार्शलिंग, मार्शलिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि सर क्या चीज़ है। देखिए बैलेंस शीट में हमें पता है, बैलेंस शीट में पता है कि हम असेट्स इधर लिखते हैं और इधर लाइब्रेरीज लिखते हैं। उसमें भी एक होशियारी होती है कि हम लाइब्रेरीज को एक तरीके से जमा के लिखते हैं, असेट्स को भी एक प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखते हैं। तो ये जो काम होता है उसे मार्शलिंग कहते हैं। इसके क्वेश्चन अभी थोड़े से आएंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे बैलेंस शीट जमाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है तरलता क्रम, एक होता है स्थायित्व क्रम, लिक्विडिटी ऑर्डर, परमानेंस ऑर्डर, ठीक है। ये 2 ऑर्डर होते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। कहता है यदि चिट्ठे को आपने तरलता के क्रम में जमाया यानी आपने लिक्विडिटी ऑर्डर में अपनाया, मैं अभी बता देता हूँ लिक्विडिटी ऑर्डर में क्या होगा, जो सबसे लिक्विड एसेट्स है उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे
और जो सबसे लेस लिक्विड है उसे आप सबसे नीचे लिखेंगे। यानी वो संपत्ति जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं तरलता के मामले में, कैश सबसे अच्छा होता है, सेकंड कैश एट बैंक होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बीआर, डेटर, स्टॉक वगैरह आते हैं, फिक्स एसेट्स में नीचे होते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी ऑर्डर है। लाइबिलिटी साइड में हम उसे लिखेंगे जिसको हम सबसे पहले निपटाना चाहते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले लिखेंगे और कैपिटल को सबसे अंत में लिखेंगे, क्योंकि हम कैपिटल को सबसे अंत में निपटाएंगे। ठीक है, तो तरल मतलब जल्दी आना जल्दी जाना, उसको रिफ्लेक्ट करने वाली बैलेंस शीट। तो यदि हमने बैलेंस शीट को लिक्विड ऑर्डर में जमाया है तो असेट साइड में सबसे पहले क्या होगा, कैश, कैश इन हैंड, रोकड़ हंसते, हाथ में रोकड़, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहा। यदि चिट्ठे को आपने मान लो स्थायित्व क्रम में जमाया, परमानेंस ऑर्डर, तो परमानेंस ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होता है, कैश बिल्कुल नीचे चला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे नीचे चला जाता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ समझने के लिए आपको, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, केवल 4 आइटमों के बारे में पूछेगा। कैश सबसे ऊपर और गुडविल सबसे नीचे, इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट लाइफ साइड में सबसे ऊपर और कैपिटल सबसे नीचे। अगर ये आपको दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाना आपका लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट अरेंज हो रखा है। उल्टा क्या कैसे होगा, उल्टा ऐसे होगा कि गुडविल आ जावे सबसे ऊपर, कैश आ जावे सबसे नीचे, इसी तरह से कैपिटल आ जावे सबसे ऊपर और ओवरड्राफ्ट आ जावे सबसे नीचे। अगर ऐसा है तो फिर आपका परमानेंस ऑर्डर है। तो बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। यदि हमने बैलेंस शीट को स्थायित्व क्रम में जमाया है तो दायित्व पक्ष में सबसे पहले किसको आएगा, तो अगर तरलता की बात होती तो हम ओवरड्राफ्ट को सबसे पहले निपटाते, और स्थायित्व के बारे में बात है तो सबसे ज़्यादा स्थायी है कैपिटल, तो कैपिटल आपका आंसर होगा, है ना। तो तैयार है ना, देखो कैपिटल सबसे ऊपर है क्योंकि अब आपका स्थायित्व क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी के चिट्ठे में उपार्जित आय को दर्शाया जाता है, तो बताओ उपार्जित आय क्या होती है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या, इनकम कमा ली पर मिली नहीं, ये कोई लॉस नहीं है कि कमा लिया मिला नहीं, मिलेगा, इसमें सेंस छुपा होता है, मिलेगा, तो फ्यूचर में पैसा आएगा का सेंस होता है, तो वो असेट होता है, तो ये आपके करंट एसेट्स में आएगा। हमने किसी के लिए कोई काम किया, कोई सौदा करवा दिया, कमीशन बाकी है, कोई बिल्डिंग किराए पे दे दी है, रेंट मिलना बाकी है, कोई कर्जा हमने किसी को दे रखा है तो इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो ये सब अगले 2 3 4 6 महीने में मिल जाएगा, तो ये करंट एसेट्स में कैटेगराइज होता है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध दायित्व का उदाहरण नहीं है, तो पता होना चाहिए संदिग्ध दायित्व क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो हमारे ऊपर आएगी या नहीं आएगी हम नहीं कह सकते, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो जैसे देय विपत्र, ये तो रियल लायबिलिटी है, अगर हमने किसी को बीपी साइन करके दिया है तो उसका पेमेंट तो हमें करना ही करना है, तो इसमें कोई कंटिंजेंसी जैसी बात नहीं है। पर अगर हमने किसी के लिए गारंटी दी है, सपोज करो मैंने, मेरा दोस्त है के, उसके लिए गारंटी दी है, तो के अगर पैसा दे देगा तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, पर के ने अगर पैसा नहीं दिया तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो जिम्मेदारी आएगी नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से लंबित दावे, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जज साहब उधर डिसीजन दे देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, मेरे फेवर में डिसीजन दे देंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ये लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। और वो बीआर जो हमें मिले थे, वो बीआर जो हमने डिस्काउंट करा लिए, तो हो सकता है कि पार्टी पैसा दे दे, बैंक को दे दे तो अच्छी बात है, और नहीं देगी तो पैसा हमें देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। वैसे मैं आंसर तो बता ही चुका था, पहली पहली जो लायबिलिटी है वो आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों हैं। इसके बाद है अच्छा क्वेश्चन की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहाँ आती है, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट के नीचे आती है। इनफैक्ट बैलेंस शीट जब खत्म हो जाती है, सपोज ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट यहाँ तक चल रही है, यहाँ इसकी टोटल आ गई लायबिलिटी असेट्स की, यहाँ टोटल आ गई आपकी लायबिलिटीज़ की, यहाँ 17 लाख, यहाँ 17 लाख। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल बीआर डिस्काउंटेड,
कोई भी एग्जांपल हो सकता है, तो वो लायबिलिटी आपको यहाँ दिखाई देगी, यानी यूज़र को ये दिखाई देगा कि हमारी संस्था के ऊपर 50,000 का दायित्व और आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। तो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट, पद टिप्पणी के रूप में, चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में बिलो द बैलेंस शीट। डी। नेक्स्ट, चिट्ठा क्या है, बैलेंस शीट क्या है, क्या ये प्रॉफिट को बताने वाला स्टेटमेंट है या ये फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने वाला स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है, ये दोनों भी सही है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। असेट्स का डिटेल होता है, लाइबिलिटीज का डिटेल होता है, असेट्स और लाइबिलिटीज से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। तो ये बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने वाला पॉइंट स्टेटमेंट है। पॉइंट स्टेटमेंट, आपका जो ट्रेडिंग होता है, P&L होता है, ये एक पीरियड को बताता है, तो ये एक पीरियड को दिखाने वाले परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, परफॉर्मेंस दिखाने वाले स्टेटमेंट है। लेकिन बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने वाला पॉइंट स्टेटमेंट है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्पादन के आधार पर चुकाया गया अधिकार शुल्क कहाँ दिखाया जाएगा? सपोज हम रॉयल्टी दे रहे हैं, यानी हम जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हैं वैसे वैसे हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो कोई खर्चा जिसका संबंध प्रोडक्शन से हो तो फिर वो ट्रेडिंग में जाता है, तो इसका आंसर ट्रेडिंग होगा। ठीक है, ज्यों ज्यों हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे हमें रॉयल्टी देनी पड़ रही है। ठीक है, सपोज करो हम कोयले के खान में से कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है और हमें रॉयल्टी देनी पड़ रही है। तो परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाया करता है, ए इसका आंसर रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन बदल के पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष खर्चा है? तो एडवर्टाइजमेंट जो खर्चा होता है ये इनडायरेक्ट होता है, कमीशन जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ऑक्ट्रॉय जो होता है वो खर्चा डायरेक्ट होता है, और ट्रेड एक्सपेंस जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें ट्रेड आता है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा कोई कंफ्यूज मत हो जाना। ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी, जब आप माल को दूसरे शहर से अपने शहर में लाते हो तो चुंगी चौकी पे चुंगी लगती है। अब तो जीएसटी आने के बाद चुंगी चौकियां समाप्त हो गई है, पर कई जगह अभी भी उस शहर में एक एंट्री फीस आपको देनी पड़ती है। तो ये खर्चा माल के आने से रिलेटेड है, इनकमिंग से रिलेटेड है, तो ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बाकी तीनों इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता है, विक्रय के आधार पर चुकाया गया अधिकार शुल्क कहाँ दर्शाया जाएगा? मतलब अब के बाद आप रॉयल्टी दे रहे हो सेल्स के आधार पे, जैसे जैसे आपकी सेल्स हो रही है वैसे वैसे आप रॉयल्टी दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम बुक पब्लिशर हैं, हमने किसी ऑथर की बुक परचेज की, इधर एक बुक बिकती है, हम उसको 10 रुपये भेजते हैं। जैसे मान लो 10,000 किताबें बिकी तो हम उसको 1 लाख का चेक भेजेंगे, तो यहाँ पे रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स है, तो खर्चे का संबंध सेल्स से है। तो जिन खर्चों का संबंध सेल्स से होता है वो P&L में जाते हैं। तो है ना, पिछली बार वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। अब के बार ये खर्चा P&L में जाएगा। P&L में वैसे कौन कौन से खर्चे जाते हैं? तो ये सारे खर्चे, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कमीशन, दुनिया भर के खर्चे, ये सारी PDF मैंने जैसे आपको कहा हर बार वीडियो में बताता हूँ, आपको ऐप पे मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेशनरी का अंतिम रहतिया कहाँ जमा किया जाता है? अगेन अ गुड क्वेश्चन। स्टेशनरी जो हम खरीद के लाते हैं वो P&L में जाती है। जैसे सपोज करो इस साल हमने कॉपी किताब, कैलकुलेटर, स्टेपलर, इस तरह की चीज़ें खरीदी और 4,000 की चीज़ें खरीदी, तो जो आपका P&L होगा उस P&L में आपको ये दिखाई देगा टू स्टेशनरी। अब लास्ट में मान लो 1,000 रुपये की स्टेशनरी बच गई, 1,000 रुपये की स्टेशनरी बच गई, तो ये आपको एक तो P&L में CR साइड में दिखाई देगी, और ये बची हुई स्टेशनरी आपको बैलेंस शीट के अंदर असेट्स साइड के अंदर भी दिखाई देगी। चूंकि इसने क्वेश्चन काफ़ी स्पेसिफिक पूछा था कि देखो, जैसे इसकी बात सुनो कि स्टेशनरी का बचा हुआ स्टॉक कहाँ क्रेडिट किया जाता है, तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? तो इसे P&L में क्रेडिट किया जाएगा। तो लॉजिक क्या हुआ, स्टेशनरी का खर्चा हम P&L में ही डेबिट करते हैं और बचा हुआ स्टेशनरी इधर ही क्रेडिट करते हैं P&L में। ये ठीक उसी एनालॉजी पे है, जैसे आप देखो जो आप माल खरीदते हो, वो ट्रेडिंग में आप DI करते हो, और जो बचा हुआ माल है वो आप ट्रेडिंग में ही CR करते हो, बस उसका नाम क्लोजिंग स्टॉक होता है,
वहाँ पे भी तो यही है, जो खरीदा उसे ट्रेडिंग के डीआर में लिख दिया, जो बच गया उसे सीआर में लिख दिया, सेम लॉजिक हियर, बट दिस इज द आइटम ऑफ पी एंड एल। बी रहेगा आंसर, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, इसके बाद है हास, डेप्रिसिएशन खाता तलपट में दिख रहा है तो कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो देखो सपोज करो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको मशीन दिखाई दे रही है और आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाई दे रहा है, तो ये तलपट के अंदर है, तो ये नॉर्मल आइटम है, तो ये नॉर्मली क्या है, इज़ अ लॉस। डेप्रिसिएशन इज़ अ लॉस या कह लो एक्सपेंसेस, आप बदले में सर्विसेज मिलती है, तो ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल, एंड ओनली पी एंड एल, पी एंड एल डी आर। अगर यही डेप्रिसिएशन आपका बाहर होता, यहाँ होता, तो फिर ये एडजस्टमेंट होता, फिर अपन इसे मशीन में से या जो भी संपत्ति है उसमें से माइनस करते, और पी एंड एल के डी आर में तो ये जाता ही जाता। तो आइटम एडजस्टमेंट बाहर है, मतलब बाहर है तभी उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, तब ये दो जगह जाता है। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है जो कि पूछा है, तो फिर ये ऑर्डिनरी आइटम है। जैसे मशीन ऑर्डिनरीली बैलेंस शीट में जाता है, वैसे ही डेप्रिसिएशन ऑर्डिनरीली पी एंड एल में जाता है, ठीक है। तो फिर ये खाली पी एंड एल में जाएगा, यानी इसका आंसर ए होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और है। संपत्तियां जो पुस्तकों में होती है लेकिन जिनका कोई मूल्य नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप कृत्रिम संपत्तियां कहते हो, उन्हें आप फिक्टिशियस एसेट्स कहते हो। मैं एक बार फिर बोलता हूं, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट पे 6 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, अगर इस विज्ञापन का बेनिफिट हमें इसी साल मिलता तो हम पूरा 6 लाख रुपया पी एंड एल में डाल देते। लेकिन सपोज करो कि इसका बेनिफिट आपको 3 साल मिलना है, तो फिर आप 2 लाख रुपया, फिर आप क्या करोगे? केवल 2 लाख रुपया ही पी एंड एल में डालोगे। तो क्या होगा कि जब आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाओगे तो इधर तो आपको 6 लाख दिखाई देगा और पी एंड एल में 2 लाख ही जाएगा, तो बाकी इस 4 लाख का आप क्या करोगे? क्योंकि ये अकाउंट पूरी तरह से राइट ऑफ तो हुआ ही नहीं। तो ये 4 लाख रुपए बाय बैलेंस सी डी, मैंने जैसे लेजर पोस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ाया, ये जो बाय बैलेंस सी डी है ये क्या है? ये डी आर नेचर है, और डी आर नेचर अब आपको असेट साइड में दिखना पड़ेगा। तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसकी असेट साइड में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से 4 लाख दिखाई देगा। अब आप बताओ ये 4 लाख असेट है क्या? असेट साइड में होते हुए भी असेट्स नहीं है, पर हमारी मजबूरी है, हम फुल्ली राइट ऑफ कर नहीं सकते ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो फिर हमें इसे असेट साइड में पनाह या जगह देनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम इसको राइट ऑफ करेंगे। टिल देन इसे अपन कृत्रिम संपत्ति कहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स कहेंगे। ये असेट्स का आपका चौथा टाइप हो जाता है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के बाद चौथा एसेट्स होता है फिक्टिशियस एसेट्स। लास्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि खाता जो आप बनाते हो वो क्या दिखाता है? लाभ हानि खाता आपका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दिखाता है ना। ये दिखाने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, सभी खातों के शेष दिखाने के लिए आपके पास ट्रायल बैलेंस है, आपने व्यापार में कितनी कैपिटल लगा रखी है ये बात आप बैलेंस शीट से पता कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है वो पी एंड एल से पता लगता है। जैसे हम कहते हैं ना हर घर कुछ कहता है, वैसे अकाउंट्स का हर स्टेटमेंट बनाने का कोई ना कोई मकसद होता है, वो कुछ ना कुछ कहता है, उसकी हमें समझ होनी चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। खूब कंटेंट पड़ा है, कंज्यूम कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, बढ़िया जॉब लीजिए। चलिए।